हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मोस्ट अवेटेड चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th का। काफ़ी कॉन्सेप्ट यूजफुल होते हैं आगे जाके 11th 12th में और एंड ऑफ दी साइंस। जब तक आप साइंस लेके बैठे हैं तो इसका कोई एंड नहीं है। अगर इसके बेसिक बहुत अच्छे हैं तो आने वाली रे ऑप्टिक्स, आने वाली वेव ऑप्टिक्स आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं लाइट से रिलेटेड सारी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखना स्क्रीन पे, कहीं जो समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना। ठीक है, सो चैप्टर का नाम सभी को पता चल गया। टॉपिक्स क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार कि व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो टॉपिक्स नंबर 1 हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सेकंड पे क्या बात करेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, फिर हम बात करेंगे फिफ्थ पे रिफ्लेक्शन बिटवीन मिरर एंड इंक्लाइंड एट एंगल्स। फिर बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज एंड स्फेरिकल मिरर। इसके आगे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या अंडरस्टैंडिंग हमें रिक्वायर्ड है। इसके आगे बात करेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर बात करेंगे मैग्निफिकेशन क्या है, तो m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u। ये सब क्या है हम डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आपका रिफ्लेक्शन है तो दूसरा पार्ट क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हम शुरू करते हैं आज से ही। सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर रोज हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या कहीं जाना हो, तैयार होना हो, तो हम डेफिनेटली किसको यूज़ करते हैं, मिरर को। क्या यूज़ करते हैं, मिरर। इस मिरर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एक इमेज इसमें बनती है, ठीक है, क्या इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और कौन सा लॉ यूज होता है जिसकी वजह से जैसी इमेज है वैसी की वैसी बनती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिरर के साइड में अगर कोई रखा हुआ है तो वो कैसे एक इमेज इन्फिनिटिव कंसिडर होती है, कैसे एक इमेज को वर्चुअल इरेक्ट हम कहते हैं। भले इमेज वो बन रही है लेकिन इसको ये विजिबल नहीं है। अब ये यहाँ से कोई साइड में खड़ा होगा उसको डेफिनेटली विजिबल होगी वो इमेज कि भाई यहाँ किसकी है, माउस की इमेज बन रही है। तो इसके लिए वो इमेज इन्फिनिटी हुई, क्यों हुई, क्या हुई, सब बात करेंगे नेक्स्ट। फिर एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइट से रिलेटेड। एक लाइट जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एस रेज, और कौन सा है, गामा रेज। कौन सा है, गामा। जी ये ध्यान रखना हो। ठीक है, अब दो चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां हम बात करेंगे वेवलेंथ की। क्या बात करेंगे, वेवलेंथ। जिन लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि वेवलेंथ क्या होता है, द ट्रेवलमेंट ऑफ साउंड, ऐसे पढ़ा था आपने, वहीं यहां पे हमें पढ़ना द ट्रेवलमेंट ऑफ लाइट। यस और नो डियर स्टूडेंट। तो जितना एक लाइट पाथ ट्रेवल करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, वेव लेंथ, वेव का लेंथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट। इसका यूनिट भी क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। क्या रहेगा, मीटर। और माइक्रो यूनिट्स क्या रहेगी, तो ये आपके सामने माइक्रो यूनिट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा है, नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में। ठीक है, तो माइक्रो यूनिट्स क्या रहेगी, नैनोमीटर रहेगी। अब क्या ध्यान रखने की जरूरत है सर स्टैंडर्ड 10th के लिए, अगर हम फाउंडेशन में जाते हैं या किसी स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर करते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि लॉन्गर वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, रेडियो। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद इंफ्रा, फिर अल्ट्रा, फिर एस, फिर लास्ट गामा। तो ध्यान रखना सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी पूछे तो गामा, सबसे हाईएस्ट किसकी है तो रेडियो। ये ध्यान होना चाहिए। सर इसके अलावा कुछ ध्यान होना चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है। अभी 11th 12th में आप डीपली पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ जो जरूरत है वो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आप बोलेंगे सर ये वेव तो हमने नाम ही नहीं सुने सर। ठीक है, जब एग्जाम देंगे, कोई भी इंट्रेंस टेस्ट देंगे आप, चाहे वो आकाश का दे, किसी भी कोचिंग का दे, तब वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम हुए, आप बोलेंगे सर आपने पढ़ा है लेकिन रेडियो वेव तो कभी नहीं पढ़ाया आपने सर, कभी आपने माइक्रोवेव नहीं सुनाया हमें, है ना, इंफ्रारेड की बात नहीं की, अल्ट्रावायलेट ये तो चलो 9th क्लास में आपने पढ़ा है अल्ट्रावायलेट, फिर एस रेज और लास्ट में कौन सा डियर स्टूडेंट, गामा रेज। तब यहाँ पहले से बता देता हूँ कि हाईएस्ट ध्यान रखना हो तो लोवेस्ट ध्यान रखना। तो लोवेस्ट किसकी है, गामा। हाईएस्ट किसकी है, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ किसी, आया कि गया, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या है, एक एक चीज ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर को ज्यादा ज्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों कि क्वेश्चन के साथ आंसर होंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। ठीक है, शुरू करते हैं। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, कैसा नेचर होता है? ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब दो तरीके का बिहेवियर करता है, पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। यस और नो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरा, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एज वेल एज कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये दोनों फील्ड होने की वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कोई नहीं पढ़ाएगा, फिर कह रहा हूं, है ना, सब शुरू कर देंगे धड़ाधड़। फॉर्म ऑफ एनर्जी खत्म, चालू कर दिया, स्फेरिकल कॉन्वेक्स कॉन के पढ़ा दिया, चला गया। ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। बहुत डीपली चल रही है साइंस, हर चैप्टर को मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 चैप्टर ही हुए, तीसरा चल रहा है। क्यों दे रहा हूँ इतना टाइम? क्योंकि साइंस बहुत डीप पूछी थी इस बार और अच्छे अच्छे के नंबर काट दिए, तो बेटर है कि बहुत अच्छे से लिखे। लिखने का स्टाइल अगर बेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं हरा सकता। लिखने का तरीका घटिया है, राइटिंग स्किल बेहुदा है या बेकार है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती। ये खुल के कह रहा हूं मैं आपको। और अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो लास्ट कैटेगरी में आओगे आप। तो इंप्रूव योर सेल्फ विद राइटिंग स्किल्स, विद प्रेजेंटेशन इन ईच एंड एवरी वन थिंग, ठीक है, विथ ऑल्सो कंसिस्टिंग द डीप नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट। फिर बात करते हैं, लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये हर जगह ट्रेवल कर सकती है। इट्स प्रोपेगेशन एंड एग्जाम्पल देखिएगा, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। इसका प्रूफ ही यही है कि ये वैक्यूम में भी क्या कर जाती है? ट्रैवल। इसका मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आ गई डियर? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्री स्पेस में, चाहे वो वैक्यूम हो, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आपको याद होनी चाहिए, हितार्थ परफेक्ट आपको याद होना चाहिए। ये स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर, एंड इट्स स्पीड इज मार्जिनली क्या होगी? लेस इन एयर। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा होगी या एयर में, तो आंसर रहेगा वैक्यूम। कम कहां पे रहती है डियर स्टूडेंट? एयर, बराबर। वैक्यूम क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑल द मीडियम, और एयर क्या है? इटसेल्फ मीडियम। यस और नो? तो वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि लाइट मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कहा मैंने कहा कि लाइट की स्पीड में कम नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा। लाइट की स्पीड में फर्क आएगा, पर लाइट ट्रैवल हर जगह कर सकती है, मैंने ऐसा कहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? मैं फिर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मिस मैच पॉइंट टीचर बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, ठीक है, जब आप ये वीडियो बताएंगे। पहले कह देता हूं मैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, खुल के कह रहा हूं मैं। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि लाइट का स्पीड में फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा बॉस, मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड में फर्क आएगा, लाइट के ट्रेवलमेंट में कहीं फर्क आने वाला नहीं है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करने का मतलब ये है कि लाइट हर जगह क्या कर सकती है? ट्रैवल। क्या कर सकती है? ट्रैवल। मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि स्पीड क्या रहेगी? सेम। स्पीड हमेशा क्या होगी? चेंज। मेरी दोनों बातें समझ में आ गई होगी आपको? और यस और नो? मैंने क्या बोला समझ में आ गया आपको? मैंने क्या कहा? मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब ये हर जगह ट्रैवल कर सकती है। क्या मैंने कहीं ऐसा कहा कि स्पीड इसकी सेम है? क्या स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी इसकी? मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज। ठीक है, आगे देखिएगा। इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन अ ग्लास और वाटर। वही स्टेटमेंट लिख भी दिया मैंने ताकि आपको प्रूफ रहे। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस सच एज मिरर्स। तो रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? कैसी सरफेस होगी? पॉलिश। कैसी सरफेस होगी? पॉलिश। ठीक है, अब सरफेस भी 2 टाइप की, वो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल हमें ध्यान होना चाहिए कि सरफेस कैसी होनी चाहिए? पॉलिश। फिर लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कल भी हमने बात की थी, आज भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, अटेंटिव रहना है ना। उबासी उबासी यार, इसका मतलब मामला खराब है, ध्यान रखना, अलर्ट मोड पे नहीं हो। लाइट का रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? पॉलिश सरफेस। कहां पे होता है? और यहां सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? मिरर। ठीक है, फिर बात करें लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब रिफ्रैक्शन कब होगा? जब मीडियम क्या होगा? चेंज। अब सवाल ये है आपसे, ठीक है, कि मुझे बताइए रिफ्रैक्शन कहां होगा? मीडियम चेंज होगा वहां पे या मीडियम चेंज नहीं होगा वहां पे? खत्म। कहां पे होगा?
मीडियम चेंज होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन में कहीं पर भी मीडियम चेंज होता नहीं है, मीडियम क्या रहता है? सेम। इसलिए कहता हूं, है ना, खुद से देखो, इंसान को हमेशा खुद से तो क्या होना चाहिए? सच्चा इंसान बनना चाहिए, है ना। जो खुद से ही अगर सच्चा नहीं है, संसार में उसकी कोई भी शक्ति उसकी मदद नहीं कर सकती। आज मैं कह रहा हूँ, कल भी हम बहुत ज़्यादा फीवर से सफ़र कर रहा था, हालत बिल्कुल गंदी थी, फिर भी बुक लिया, ऐसे बैठा, एग्ज़ाम दिया। आए हमारे मैडम बोले, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? ये मैं जानू रेस्ट कर रहे हो, तुम तो गोली लेके तुम तो एग्ज़ाम देने बैठ गए। मैंने गोली इसलिए ली थी कि एग्ज़ाम दे सकता हूँ इंटरव्यू, तो क्यों लेते? ये बॉडी है ना, कहते हैं वो महान भगवान बुद्ध, मेहनत करो अंत से अनंत तक। जब तक आपका अंत नहीं हो जाता तब तक कितनी मेहनत करो? अनंत। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कहने का मतलब जब तक बॉडी छूटती नहीं है तब तक आपको कर्म करते रहना चाहिए। और हमारा ऐसा है, कर्म गया पोछड़े में, हम करेंगे काम। कौन सा काम? सोने। फिर क्या रहेगा जीवन, बताइए। और बड़े बड़े प्रॉमिसेस करने से कुछ नहीं होता है, उसको निभाना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है ना। मेरे घर वाले मुझे क्या बोलते हैं? ये एटॉमिक क्लॉक है, फिक्स टाइम पे उठेगा, फिक्स टाइम पे सोएगा, फिक्स टाइम पे भागेगा, फिक्स टाइम पे काम करतेगा और घर पे आ जाएगा। सोसाइटी के लोगों को भी पता, हाँ 7:30 बज गई, अभी पूजा होने का टाइम है इसकी, पूजा होगी, घंटी बजेगी, अपने आप सबको पता पड़ जाएगा, सोए आसपास वाले, हाँ 7:30 बज गई है। ऐसा रुतबा बनाओ कि आसपास वालों को पता हो जाए, क्या भाई 7:30 मतलब बंदा उठ गया, पूजा हो रही है वहाँ। लोग क्या करें, 10 बजे तक उठ रहे हैं। कैपेसिटी जनरेट करिए, और नहीं होता है तो लिखिए कहीं पर, ठीक है। मैं देखो बहुत सारे गर्मी की छुट्टियों में टाइम पास करते हैं, मैं बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। क्यों करते हैं? इसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये डैमेज हो गया ना तो कोई कुछ नहीं कर सकते इसको। लोग घूमने क्यों जाते हैं? स्ट्रेस फ्री होने के लिए। यही तो, इतना स्ट्रेस हो गया है लोग, फिर भी लोग मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं। घूमने जाते में भी मोबाइल में लेके घुसे पड़े रहते हैं। हमारा अलग रुतबा है, गए घूमने गए, वहाँ मोबाइल साइड में, बस गाड़ी लेके रवाना, वहाँ की चीज़ें इंजॉय करिए। यार मोबाइल तो होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो आदमी को खा जाएगी, और इसको जितना साइड में रखोगे उतना फायदा है, ठीक है। बुक्स ऐसी चीज है, मैं कह रहा हूं ना, आप एक मोबाइल से पढ़ रहा है बच्चा और एक बच्चा पढ़ रहा है बुक से, कौन नहीं थकेगा? बुक्स वाला नहीं थकेगा। उसकी आईज वाइज बहुत जबरदस्त कोऑपरेटिव रहेगी, उसका एनर्जी और एंथुसियाज्म उससे ज्यादा रहेगा, और वो फर्जीवाड़ा करेगा, मोबाइल वाला कुछ नहीं करेगा, जरा रील्स में घुस जाएगा, कभी कहीं और घुस जाएगा। पढ़ाई तो 2 मिनट की नहीं हुई और 45 मिनट उसने क्या कर दिया, ऐसी की तैसी। सो कम बैक टू योर ओरिजिनल पाथ। जब आप आए थे यहाँ, प्रॉमिस किए थे, उसको निभाओ, है ना। अपने को फ्रॉडबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है डोंट केयर अबाउट अदर, जस्ट केयर अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज द वर्ल्ड इज सेल्फिश, ठीक है। और सेल्फिश होना भी चाहिए आपको थोड़ा बहुत तो अपने लिए, ठीक है। जिस दिन आपका अखबार में फोटो आएगा यही लोग आपको तरसेंगे ऐसे देखने के लिए, और जिस दिन आप IAS बन जाओगे यही लोग लाइन में खड़े होंगे हाथ जोड़ के, तो मज़ा ही अलग है उसका, तो उसके लिए इंतज़ार करो। खैर नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है ये? तो ये इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? न्यूटन का कहना था कि जो हमारी लाइट है, ठीक है, जो हमारी लाइट है वो किससे बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बनी हुई है डियर स्टूडेंट? स्मॉल पार्टिकल्स, और एक डिफाइनाइट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है। किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है? डिफाइनाइट। अगर मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल बोलूं, वैक्यूम या एयर, यहां कितना स्पीड है इसका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? ये ट्रेवल कर रही है। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। इसका नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्यों है? कॉर्पस्कुलर का मतलब इन्होंने कहा था कि लाइट किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये स्मॉल पार्टिकल है क्या? एटम्स के अंदर होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? न्यूटन ने। अब देखो इनका ये भी कहना था कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट पाथ में। किस में ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट पाथ में। प्रूव नहीं किया था उन्होंने, फिर मैं क्या, इन्होंने खाली इतना छोड़ दिया ये स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, दैट्स इट। बात समझ में आई? इनके पास डिफाइनाइट क्या होती है? वेलोसिटी होती है। चाहे वैक्यूम और एयर का एग्जांपल है तो स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई समस्या किसी को आया कि गया? नेक्स्ट देखेंगे क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी देने वाले कौन थे? आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टीन। इनका ये कहना था कि जो लाइट है डियर स्टूडेंट, ये ट्रेवल करती है कौन सी फॉर्म में? क्वांटा की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या है सर? ये है पैकेट्स।
या बोल सकते हैं बंडल्स। सर ये किसके बंडल्स है सर? फोटोन के। किसके डियर स्टूडेंट? फोटोन। क्या कैरी करता है ये? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थ्योरी देने वाले कौन थे? आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टीन। इनका ये कहना था कि कोई भी सनलाइट अगर गिरती है या कोई लाइट एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बाहर। और बाहर कब आते हैं? जब इनके पास क्या हो? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी भी कैसी होनी चाहिए? डिफाइनाइट। क्या होनी चाहिए? डिफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 3 चेयर है, इन तीनों को बैठाया आपने, बराबर मैं आया और लात मार दी, फटाक से क्या हुआ? चेयर से एक आधा गिर गया और मैं वहां के बैठ गया। तो जो लात मारी और जो वाइब्रेशन पैदा हुए और वो नीचे गिरा, वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है? वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन। ये चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके। आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब यहां तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर नहीं आ सकता, वो एक्साइटेड में आ गया लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता? डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा कौन कहता है? आइंस्टीन। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी समझ में आई? क्या कहता है? लाइट कौन सी फॉर्म में ट्रेवल करती है? ठीक है, क्वांटा क्या है? पैकेट्स और हितार्थ यूज करते रहना ना, बोलते भी रहना जैसे क्वेश्चन पूछे। और यहां मुझे बताइए किस फॉर्म में है? फोटोन की फॉर्म में। यहां देख ले बेटा, ध्यान कहां है? फिर रिजल्ट कैसे आएगा? और लास्ट ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। एक तरीके से बस है ये, और ये बस क्या लेकर आती है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या लेके आती है? इलेक्ट्रॉन। कहां से लेके आती है? सनलाइट से। कहां पर ले जाती है डियर स्टूडेंट? जहां इसको जरूरत है, जिस भी मेटल पे आपको जरूरत है, अर्थ के ऊपर। अब आता था वेव नेचर। किसकी बात आती है डियर स्टूडेंट? वेव नेचर। अब वेव नेचर कहता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है किसकी फॉर्म में डियर स्टूडेंट? डिसकंटिन्यूअस पाथ। कैसे ट्रेवल करती है? डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है डियर स्टूडेंट? ठीक है, जबकि अपने को पता है कि लाइट का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला? क्योंकि हर 5 सेकंड का गैप होगा। जैसे फोटोन यहां रखने आएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वापस किया जाएगा, खाली जाएगा, और वापस किसको लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन्स को। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला इन्होंने? डिसकंटिन्यूअस। जबकि याद रखना लाइफ में कि वेव नेचर फिर क्या होती है? वेव थ्योरी फेलियर आती है। 11-12 में पढ़ेंगे तो वेव थ्योरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। भाई रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि इसका पाथ कैसा होता है? डिस्क्रीट पाथ होता है। डिस्क्रीट पाथ का मतलब ये हुआ कि जो मैं कस्टमर या जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया था उसको छोड़ा है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल भी तो करेंगे, और यस और नो। तो जितने टाइम ये ट्रेवल करेंगे उसके मैं वापस जाके वापस भी आ जाऊंगा, मतलब फोटोन वहां जाके इलेक्ट्रॉन दूसरे ले आएगा जितने में ये ट्रेवल करेंगे। तो क्या हुआ? कहीं पर भी रुका ही नहीं, मोशन तो क्या रहा? कंटिन्यूस ही रहा, कहीं पर भी स्टॉप नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने इस 5 सेकंड के गैप को क्या बोल दिया? डिसकंटिन्यूस। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अरे आया कि गया? लेकिन आगे 11-12 में जब आप पढ़ेंगे तो वेव थ्योरी क्या हो जाती है? फेल। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन्होंने क्या बोला? लाइट कैसे ट्रेवल करती है? डिसकंटिन्यूस। जबकि रियल में कैसा है? क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि जो फोटोन यहाँ पे छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रेवल करेंगे, और जब तक ये ट्रेवल करें तब तक तो दूसरे इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। यस और नो डियर स्टूडेंट? और पाथ बोले तो 100% राइट आंसर है कि पाथ कैसा होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं? कुछ टाइम के लिए क्या हुआ? चला, और फोटोन क्या चला गया? वापस चला गया। कहां पर? इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। नेक्स्ट दी ब्रोगली साहब आए दुनिया में, और दी ब्रोगली साहब ने दुनिया के सामने, जैसे कोई इंसान होता है बोल नहीं देता है, ऐसा हो सकता है, ये वो थे। इन्होंने प्रूव कुछ नहीं किया था। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे लाइफ में IAS आएगा, है ना, तुम्हारे लाइफ में 700 करोड़ प्रॉपर्टी वाला आदमी आएगा, तुम्हारी उससे शादी होगी। अब ब्राह्मण ने पहले ही कह दी, अभी तक तुम्हारी एज 5-10 साल है ना। राजकुमार राजकुमारियाँ जो होती थी पुराने जमाने, उसके हाथ दिखाते थे और कह देते थे बड़ी ओहो भाग्य वाली है। अहो भाग्य वाली होगी, राजा के वहाँ जन्म लिया तो अहो भाग्य नहीं होगा, देखिए खूब भाग्य होगा, मूर्ख आदमी है। गरीब की रेखा बता, और गरीब की जैसी रेखा देखेगा बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही संघर्ष है। तो हमें भी पता संघर्ष ही है उसके, तो क्योंकि गरीब के घर में जन्म लिया तो संघर्ष ही होगा, है। ऐसा तो नहीं कि सोना होगा उसके घर में। फिर बताएगा इसके जीवन में ये आएगा। अब राजा की लड़की होगी तो डेफिनेटली राजा ही आएगा, है। वो मछुआरा तो आएगा नहीं उससे शादी करने के लिए, वो पिक्चरों में ही होता है, रियल में तो राजा ही आता है। खैर आगे देखिए, डी ब्रोगली ने क्या कहा? लाइट के कितने नेचर होते हैं? ड्यूअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो आज के बाद याद रखना, कहा किसने था? डी ब्रोगली ने। प्रूव किसने किया था? दो अलग अलग है, आइंस्टीन और
डेविसन और जर्मन। आगे देखिए, वेव नेचर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव नेचर में जो हमने पढ़ा था अभी इससे पहले, लाइट का देखो, कोई भी आपसे पूछे प्रूव दैट कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर। कैसा होता है, वेव नेचर। तो आप याद रखना, एक ही आंसर देना है कि सर लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम लाइट को क्या बोल रहे हैं, इट इज वेव नेचर। यस और नो, वेव नेचर। फिर मैं कह रहा हूं, लाइट को आज के बाद कोई भी बोले कि वेव नेचर कैसे बोल रहे हो लाइट को, तो आप आंसर देंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर ऐसा क्यों, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो, मैग्नेटिक फील्ड को आप शो करेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगे, उसको क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे, बी। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल में और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकल में। तो हुआ क्या, ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया उसको, फिर नीचे गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने नीचे कर दिया बिल्कुल एकदम, फिर ऊपर वापस आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने ऊपर कर दिया उसको। तो हुआ क्या, लाइट का नेचर ऐसा कुछ हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये जो था ये वाला, ये ऐसे वर्टिकल में, ध्यान रखना। एक फील्ड तो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। और दोनों के बीच में एंगल कैसे, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो रहा है, वर्टिकल में कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों मिलके कौन सी वेव बना देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इससे किसका प्रूफ होता है कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर। कैसा है, वेव नेचर। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आगे बढ़े। वेव दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड प्रोपेगेट इन वैक्यूम। याद रखना, लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा नेचर है इसका, ट्रांसवर्स। कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स। अच्छा, 9th में पढ़ा भी था, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ा था और एक पढ़ा था ट्रांसवर्स नेचर। क्या मीनिंग है उसका, पार्टिकल का वाइब्रेशन और मोशन वेव का, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, परपेंडिकुलर हो दोनों, तो उसे क्या बोलेंगे। और वाइब्रेशन का मोड और जहां पे ये मोशन हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिशन। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिशन। याद आया, कहाँ याद आएगा सर, 9th गई और बात गई, है ना। ये 9th में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था और ये सब चीजें वापस काम आती हैं, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स और फोटो ऑन नेचर। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आगे बात, आइंस्टीन ने कौन सा बताया था, पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर के बाद कौन सा एक्सप्लेन करेंगे 11th 12th में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अभी हमने ये पढ़ा था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मेटल सरफेस है, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने क्या एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे। बस यही क्या है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिर आपका है ये वाला पैराफिन वैक्स, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, और फाइनल में कौन है डियर स्टूडेंट, ओपेक। अब मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कोई कई दफा क्या है, टीचर्स बोल देते हैं कि ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट सेम है, नहीं है भाई, अलग है। थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। जहां लाइट कंप्लीटली पास हो जाए उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। यस और नो, मतलब 0% भी लाइट क्या होगा, रहेगी नहीं, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पास। क्या हो जाएगी, पास। कुछ समस्या हो रही है, अच्छे से बैठो, एकदम नहीं बैठा जा रहा। नेक्स्ट कौन है, ट्रांसल्यूसेंट। कौन है डियर, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है यहां लाइट क्या पास होगी, पार्शियली। कैसे पास होगी, पार्शियली। ऐसा कभी नहीं कह सकते लाइट पास ही नहीं होगी। पैरा फिट कर ही देखिए, दिख रहा है गलती से, दाढ़ी वाले ऐसे ऐसे कराते हैं यूं कर करके, स्टाइलिश। हाँ बिल्कुल, आ गया समझ में, ठीक है। वो क्या है, पैराफिन वैक्स है कि नहीं। नाम बदलती दुनिया बदल जाती है, नहीं देखा फिर भी, है ना। पानी में डालते हैं इसको फ्रेश करने के लिए, वाटर को भी, ठीक है, काम में आता है। फिटकरी करते रहते, फिर आगे जाके पढ़ेंगे फॉर्मूला FeSO4.7H2 यूं करके पूरा। खैर आगे बात करते हैं, यहाँ पे ही समझना। ये क्लियर हो गया पहले तो, आपको इतना ही समझो, घबराओ मत, इसको देख के ना बट्टी इट्टी सामने आ जाती है तो दिमाग घूम जाता है। तो याद रखना, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, जिसमें लाइट क्या होती है, पार्शियली पास हो जाती है। कैसे पास होती है, कैसे पास होती है लाइट,
पार्शियली बेटा, ध्यान देना है ना, तुम्हारा ध्यान आज नहीं है, तबीयत खराब है क्या पता। फिर बात करें ओपेक, किसकी बात करते हैं? ओपेक, 0% लाइट पास होती है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट कभी भी पास नहीं होगी, 0%, उसे क्या बोलेंगे? ओपेक। चेयर, अब यूँ बोलना सर तो यहाँ पे छेद पास हो जाएगी, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वुडन की, यहाँ लाइट फॉल हुई, पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ओपेक। क्या हो जाएगा? ओपेक। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? कितने लोग समझ में आ गया? तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया आपको? क्या होता है? फर्स्ट कौन है? लाइट कंप्लीटली पास हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक? वेरी गुड, चलो ये समझ में आ गया सभी को, बहुत बड़ी बात है अगर ऐसे आए आपको। क्वेश्चन चालू हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस और नो डियर स्टूडेंट। फिर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्टिकल में कौन आएगा? हाउ इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी? प्रोवाइड द एग्जांपल टू इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप। तो ये कह रहा है वेवलेंथ का रिलेशन किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। अच्छा मुझे बताओ, आप कहीं जा रहे हैं बराबर, और मैं आपको बीच में पैर डालूं ऐसे करके, तो आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? तो मैं क्या हूं? वाइब्रेशन। क्या हूं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा है? अपोजिट या सेम है या डायरेक्टली है? इनडायरेक्टली, इनवर्सली। कैसा होता है? इनवर्सली। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली, इनडायरेक्टली नहीं, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? आप बस स्टैंड पे खड़े हो, आपकी जो होने वाली वो बस स्टैंड पे खड़ी है, आपकी आंख से आंख मिली, ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, आंख का आंख कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, आंख टच भी नहीं हुई है, फिर भी आपकी हो गई, यस और नो, ठीक है, आंखों आंखों में, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली क्या कहलाएगा? आप लेके ही भाग गए, है ना। अब यहाँ बात अलग है, तो लेमड़ा जो है वो रिलेशन किसके साथ होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसा होता है? रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमड़ा क्या हो जाएगा? कम। व्हाट इज लेमड़ा? पढ़ा है मैंने आपको, 9th क्लास याद आया? साउंड बड़े ढंग से पढ़ाया मैंने आपको, हाँ, जिनके बेस तगड़े उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेमड़ा समझ में आया? वेव लेंथ। क्या होता है? वेव लेंथ। तो लेमड़ा बढ़ेगा, लेमड़ा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जाना है? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम, तो यहां लेमड़ा क्या हो जाएगा? ठीक है, आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है? दोनों का रिलेशन कैसा है? रेसिप्रोकल। कैसा है? रेसिप्रोकल। यहां तक कोई समस्या? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? श्योर? ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसी रिलेशनशिप की बात करते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला बताऊं मुझे, वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे ये आता है कि नहीं आता? बताओ पहले। 9th में पढ़ा गलती से? याद रखना, वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ, यहां जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके टर्म्स में हो रहा है? वेवलेंथ। नीचे टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम। और आपको ये पता होगा, गलती से 9th क्लास ढंग से पढ़ी है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यस और नो? अब मुझे बताओ रिलेशन क्या आया? तो रिलेशन आया लेमड़ा इंटू क्या आ गया डियर स्टूडेंट? एफ। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका डियर स्टूडेंट किसकी बात चल रही है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? सी। एयर एंड वैक्यूम में क्या बोलते हैं? सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमड़ा इंटू एफ। तो ये रिलेशन आ गया। सी का मतलब क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम एंड एयर। और यहां पे लेमड़ा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। और एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, बहुत काम आएगा, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं अभी तो। यहां से देखो पहले, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या लिखा? लेमड़ा। क्योंकि पहले देखो, हम जो नॉर्मली ट्रेवल करते हैं ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वेव फॉर्म में। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखना पड़ा? वेव लेंथ। क्या लिखना पड़ा? वेव लेंथ। टाइम का नीचे टाइम ही लिखा। फ्रीक्वेंसी है क्या? कम टाइम में ज्यादा कुछ प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे कहा फॉर एग्जांपल, मैंने नाम भूल गया, हाँ, मंथन को कि यू आर फ्रॉड, तो आपको तुरंत पता पड़ गया कि भाई वास्तव में सर क्या यूज कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड। क्या यूज कर रहे हैं? यू आर फ्रॉड। फटक से स्पीड से बोला, तो कम टाइम में मैंने बोल दिया इसको, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा? जैसे हनी सिंह वगैरह गाने गाते हैं बहुत स्पीड से, ठीक है, एना शेना डोप शो मारिया करो ऐसे करके, तो आपको डेफिनेटली पता है वो क्या यूज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी।
और जो दूसरे गा रहे हैं धीरे धीरे कि एकदम मरे मरे ले हिमेश रेशमिया जैसे ऐसे करके, तो वो सारे कौन यूज कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड। क्या यूज कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? द थिंग दैट हैपन इन लेस टाइम या मिनिमम टाइम, ठीक है, या एनर्जी प्रोड्यूस इन मिनिमम टाइम। तो 1 अपॉन टाइम की जगह क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा इंटू एफ इज इक्वल टू सी इज द फाइनल रिलेशन अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा? सी कहां से आया? जब हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? सी। कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम लिखेंगे सी, ताकि आपको याद रहे दैट सी इज कांस्टेंट एंड इट्स टॉक अबाउट एयर एंड वैक्यूम। यस और नो? आ गया समझ में? कोई समस्या किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। एक्सप्लोर द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ लाइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या कहती है आपकी? क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? फोटोन। और यस और नो? और फोटोन का मतलब पैकेट्स या बंडल्स। तो क्या करती है फोटोन? क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस और नो डियर स्टूडेंट? और ड्यूअलिटी किसने बताई थी? दी ब्रोगली ने। फेंको मत। किसने बताया था? दी ब्रोगली ने। प्रूव किसने किया था? पार्टिकल नेचर आइंस्टीन, और वेव नेचर डेविसन और जर्मर। बताया था कल मैंने, तुरंत फेंक दिया। लो आइंस्टीन। एक ही नाम याद रहता है क्या? दी ब्रोगली, ड्यूअलिटी, डी फॉर दी ब्रोगली, ध्यान रखना। हाउ द क्वांटम फेनोमेना सच एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये जो फेनोमेना वो हमारी कैसे हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द व्हाट? ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी में क्या होता है? तो पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है? पार्टिकल नेचर। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। एक मीडियम है होमोजीनियस। कैसा है? होमोजीनियस। और एक मीडियम कैसा है? हेट्रोजीनियस। अब मुझे बताओ, लाइट ट्रेवल कर रही है होमोजीनियस से, और एक लाइट ट्रेवल किससे कर रही है? हेट्रोजीनियस से। किसमें वेव नेचर आएगा? अरे गधो, हेट्रो में टकरा टकरा के ऊंचा नीचा होना शुरू हो जाएगा लाइट। मैंने कहा एक वाटर है, उसमें सैंड के पार्टिकल्स आपने डाले, लाइट पास कराओगे तो लाइट फैल जाएगी ऐसे करके। फैल नहीं जाएगी, फैल जाएगी ऐसे। यस और नो? क्यों फैली वो लाइट? टकरा टकरा के क्या होगी? स्प्रेड होगी। अरे यस और नो? कौन सा नेचर आया? स्ट्रेट पाथ आया या वेव नेचर आ गया? बस यही तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब रट्टाफिकेशन जो करके आते हैं वो फंस जाते हैं। अब ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यहाँ यूज में आ गया। और सीबीएसई का 2011 में पेपर पूछा है, क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ये बता भी रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे। हवा टाइट होगी, अच्छे अच्छे आंसर नहीं दे पाए। होमोजीनियस, भाई सॉल्ट मिला दो वाटर में, लाइट सीधी सीधी पास हो जाएगी, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। वो कौन सा बात हो गया? यही भाई साहब ये कहना चाहते थे, लोग समझ नहीं पाए। और समझ गए वो 11th-12th पढ़ते हैं, और नहीं समझे वो आर्ट्स ले लेते हैं। खैर, यहाँ तो कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े क्या? ठीक, आगे देखिए। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब जो मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ वापस आ गई। लाइट का कैसा पाथ है ये? स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ है? स्ट्रेट। और अभी को बताया आपको स्ट्रेट पाथ कौन लेके आता है? होमोजीनियस। कैसा? होमोजीनियस। देख लो ये भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे कैसे ये रखे इन्होंने? होमोजीनियस मीडियम। और होमोजीनियस मीडियम में सीधी की सीधी लाइट चली गई। अब लाइट आंखों में आई है, यूं मत सोचना कि यहां से यहां लाइट निकल गई है, वो कोई वैम्पायर नहीं है ये। लाइट यहां से आई है, यहां से यूं आई है ट्रेवल करते करते, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि ए बी सी तीनों की तीनों कैसे हैं? होमोजीनियस ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट हैं? होमोजीनियस। और लाइट ऐसे होती तो अब इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि ए बी सी क्या है, फिर सी बना दिया आपने, क्या मतलब? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का समझ में आ गया ये? अभी ये जो आपने देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का एक दूसरा एग्जांपल, टीचर पूछे क्या प्रूफ है? पहला तो ये प्रूफ है होमोजीनियस। दूसरा प्रूफ होमोजीनियस नहीं है, याद रखना उसकी शेडो पॉइंट साइज में बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब इतना छोटा नहीं, जितना बड़ा है वैसा बनेगा। कैसा? सर्क्यूलर। कैसा बनेगा? सर्क्यूलर। तो शेडो अगर बन रही है उसके जस्ट पीछे, इसका मतलब कैसा मोशन है? लाइन का, लाइट का कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर। कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर। याद रखना। अगर ये स्कैटरिंग होती तो याद रखना, खड़े यहां है, शेडो यहां बन रही है, वो कौन सा है? वेव नेचर। कैसा है? वेव नेचर। खड़े यहां है, पीछे शेडो बन रही है, कौन सा है? स्ट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी होगी, नहीं तो रट्टा ही मारेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा।
ठीक है, कहीं कोई लड़का चल रहा हो तो उसको देख सकते हैं ना, आप नहीं देख सकते, उसकी परछाई भी देखेंगे नहीं देखेंगे, शैडो देखेंगे नहीं देखी आपने जीवन में कभी, आपकी देखी कभी शैडो? मेरी शैडो दिख रही है यहाँ पर कहीं पर? क्योंकि कितनी सारी लाइट है तो क्या होगा, ये दिखती नहीं है इतनी प्रॉपर, पीछे के पीछे बने अगर स्ट्रेट लाइट पाथ कर रही है, नहीं बन रही है तो वेव नेचर है। कौन सा नेचर है? वेव। ये रियल आइडेंटिफिकेशन है, दुनिया की समझ जो आपको होनी चाहिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ कॉन्साइज डेफिनेशन ऑफ टर्म रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सीधा सीधा बोलेंगे व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द होमोजेनियस पाथ, होमोजेनियस मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टिलिनियर मोशन। और याद तो रहेगा कौन है जो रेक्टिलिनियर मोशन प्रूव करता है? आइंस्टीन। कौन सा नेचर? पार्टिकल। कौन सा नेचर? पार्टिकल। हर चीज पढ़ाई है, घर पे जाके वीडियो रिवाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं आए राम और गए राम। तो तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट गए राम और तुम कहे क्या करे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? तो कौन सा प्रिंसिपल होगा इसमें? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा प्रिंसिपल होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तो पढ़ाया था, किसने प्रूव किया था? आइंस्टीन ने। ये रहा, ये कहां आ गया, ये कब पढ़ाया साला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कैसा नेचर था? फोटोन नेचर। और कैसा नेचर था? पार्टिकल नेचर। यस और नो? अब क्वेश्चन सीबीएसई बहुत अच्छे से बना लेता है और आपको ये बिल्डअप करनी होगी अंडरस्टैंडिंग। गिव एन एग्जांपल टू इल्यूस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन एवरीडे सिचुएशन। तो अभी बता दिया, पीछे क्या बनना चाहिए डियर स्टूडेंट? शैडो बननी चाहिए, जस्ट पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे। तो वो कैसा नेचर है? रेक्टिलिनियर या होमोजीनियस ऑब्जेक्ट, दोनों बता दिया डियर। तो ये इसका एग्जांपल आपको सेट करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जांपल है, वो लेबोरेटरी के अंदर डियर स्टूडेंट, जहां आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैसे कराई नहीं जाते, 3 करेंगे आप। यस और नो? ऐसा ही कहना पड़ता है। व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द लाइट एग्जिबिट रेक्टिलिनियर मोशन? तो होमोजीनियस पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए? होमोजीनियस। कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन इसलिए बनाए कि आंसर तो भले सेम है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो बोलेंगे तल आपने पढ़ाई नहीं है, तो नेसेसरी कंडीशन नहीं पढ़ाई। मैंने कहा क्या करूं, मर जाऊं तो अब है। वहां कंडीशन आ गई, सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज व्हाट? विजिबल बाय द पासिंग द लाइट। तो आंसर होना चाहिए रेक्टिलिनियर। कैसा होना चाहिए? रेक्टिलिनियर। मेरे पास आ गया तल आपने ये नहीं पढ़ाया था सॉल्यूट वाला, तो सही भाई मैंने बोला तो था कि जब एक सॉल्ट को हम किस में डिसॉल्व कर दें? वाटर में, तो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। तो लाइट पूरी पूरी पास होगी। और कैसे पास होगी? स्ट्रेट। तो कैसा हुआ? रेक्टिलिनियर हुआ। नहीं, मेरे पास आ गया तल आपने ये पढ़ाया नहीं था सर, ये तो केमिस्ट्री का है। अरे केमिस्ट्री का नहीं गधे, केमिस्ट्री मिक्स होगी फिजिक्स में, तो ये सीबीएसई करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब मेरे पास आगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नॉन मेटल मेटल में घुस जाता है। क्यों घुसता है? कॉन्सेप्ट रिलेटेड है भाई। वो तुम्हें खाली लॉलीपॉप देने के लिए अलग अलग कर दिए दोनों चैप्टर, बाकी चैप्टर तो एक ही है। और आगे जाके और पढ़ोगे तो चैप्टर उसकी भी और डीप आएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आके मेरे बोलते हैं सीबीएसई वाले, सर फिजिक्स का पेपर था सर 2024 का, 25 का सर सेशन का। अरे पेपर देके बच्चों की हालत खराब हो गई। मैंने क्यों हुई हालत खराब? सर 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में। सर कॉम्बो पूछ लिया, ये कॉम्बो ही पूछेगा, फिजिक्स है ही कॉम्बो। ये सीबीएसई साफ साफ लिख के देती है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 आर द फर्स्ट यूनिट। और ये गधे देखते ही नहीं है, बस लपालप ट्यूशन, लपालप इधर उधर करते रहते हैं। फिर कहते हैं सर मर नहीं आते, कहाँ से आएंगे? और फिर कंटेंट क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी पढ़ी, बस ना पीछे के क्वेश्चन किए ना अंदर एग्जाम्पल किए। बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए इतना करने के बाद। फिर क्वेश्चन नए नहीं दिखते, तो आंखों में अंधेरा छा जाता है, फिर दिखता कुछ भी नहीं है उनको, क्योंकि जो वो पढ़ के आओ तो है ही नहीं, है ना। तो यही तो समस्या है यहाँ लोगों की। वहाँ के लोगों की ये समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? कोचिंग्स कर रहे हैं। अब वो बच्चा आया था, उसने क्या बोला? सर आईआईटी का अगर कोई बंदा कर रहा है प्रैक्टिस, तो उसको नीट का पेपर बहुत इजी लगेगा सर। क्यों लगेगा? वो तैयारी किसकी कर रहा है? मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है वो। और वही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग क्यों करवा रहे हो कोचिंग, उसको भी उसी को करवाओ, तो वो भी पावरफुल होगा फिजिक्स में। पहले 720 में 720 हर कोई ला रहा था, इस बार देखना कितने लाते हैं 720 है। पेपर ही लप्पू बनाओगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, वो गधे को भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 720 नहीं आएगी तो क्या आएंगे? पेपर तो लेवल का होना चाहिए, पेपर कभी भी लो लेवल का नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान किसको होता है? जो भयंकर पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ और पेपर का स्तर बहुत नीचे आ गया, जो लल्लू पंचू जो 2 महीने पहले तैयारी कर रहा था ना, वो भी मुझे क्रॉस कर सकता है। कैसे? मैंने बहुत डीप पढ़ा, तो इजी इजी मैंने छोड़ दिया, तो क्वेश्चन इजी आ गए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, ईज एम आर में कौन सा लगेगा? ईज। मान लो फर्स्ट ग्रेड में आ गया, तो
तो ये तो सबको पता है भाई, ये तो 10वीं वाले को भी पता है? तो फर्स्ट ग्रेड वाला 10वीं वाला बन जाएगा, और जो 2 महीने पढ़े वो तो फर्स्ट ग्रेड बन गए, और जो पढ़े वो रह गए। वो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सिलेक्शन हमारा होगा, लेकिन कहाँ होगा? पीछे रैंक आएगी, और पीछे रैंक आएगी तो हम कहाँ फेंकेंगे? बाड़मेर, जोधपुर में ऐसे फेंकेंगे। हमारी जिंदगी वैसी ऐसी नरक हो गई, पहले ही नरक थी और इससे बदतर हो गई है। और जो 2 महीने पढ़ गया उनकी क्या हो? शानदार, क्योंकि उन्होंने वैसे कुछ नहीं पढ़ा था, और पढ़ा वो भी क्या पढ़ा? 2 महीने। जाओ जाओ सो जाना, ठीक है, रेस्ट करो। चलिए नेक्स्ट यहां शुरू होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करते हैं डियर? रिफ्लेक्शन ऑफ। दिख रहा आपको एक लाइट सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? इंसिडेंट। क्या कर रही है? इंसिडेंट। और फिर क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट। दिख रहा है गलती से? अब बोलोगे सर ये तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा। दिख रहा है ये पेड़ दिख रहा है नीचे? यस और नो? ये रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। आया कि गया डियर स्टूडेंट? ये क्या है हमारा? ये क्या है डियर स्टूडेंट? मिरर। और मिरर में इसका ये पूरा नीचे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। यस और नो? और ये नहीं समझ पाओ, ये पूरा वाटर यहां तक। यस और नो? इसके अंदर भी नीचे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ये है क्या? रिफ्लेक्शन। क्या है डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन। कभी गाड़ी लेके जाते हो, देखा कभी आगे रोड नहीं हो के पानी दिखता है? क्या है वो? माइलेज फॉर्मेशन। क्या है डियर स्टूडेंट? उसकी भी बात करेंगे हम। नेक्स्ट होता कैसे है रिफ्लेक्शन? ये हमारा प्यारा सा मिरर। क्या है? मिरर। कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? मिरर। पहले तो सिंपल डायग्राम बना देता हूं, इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ है। यहां से एक लाइट आई, इंसिडेंट हुई, क्या हुई डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट हो गई, और 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस मिरर के साथ कैसा एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो वो कौन है? N2 एंड H। इसे क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। और इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लेन बोल दो, क्योंकि 90 डिग्री पे है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा? इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? I। ये एंगल क्या होगा? R। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी को? ये कोटिंग किसकी बनी होती है? सिलिका। और किसकी बनी होती है? क्ले की बनी होती है। इसी को क्या बोलते हैं? सिल्वर पॉलिश। कौन सा पॉलिश? सिल्वर पॉलिश। आपने देखा होगा मिरर में सिल्वर सिल्वर कलर दिखाई देता है, रियल में कोई सिल्वर नहीं है। यस और नो? होता तो कोई मिरर आपके घर में दिखाई नहीं देता और उसकी इज्जत रहती जबरदस्त। हर कोई पिटारे में से निकलता फिर देखता है ऐसे करके, लेकिन वो सिल्वर नहीं है। क्या है इसका? ऐसा कोटिंग है, और कोटिंग का कलर कैसा दिखाई जाता है? सिल्वर। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सिल्वर पॉलिश। लेकिन पॉलिश है किसकी? हो सिलिका एंड क्ले। और सिलिका एंड क्ले कैसी पॉलिश देंगे? स्मूथ पॉलिश। कैसे देंगे? स्मूथ। और इससे बनने वाला क्या कहलाएगा? मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है? चिकनाहट, इसका मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, मिरर ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है। रात को सोए सुबह उठे मिरर, खत्म। ठीक है, हर चीज का मीनिंग है, तब जाके नेमिंग आई है। और यूनान की सभ्यता, लेटिन, ग्रीक, ये हमसे बहुत आगे थे। हम वैसे बहुत आगे थे, लेकिन हमारे पास कुछ रहा ही नहीं प्रूफ के लिए, तो हम दुनिया को कह भी नहीं सकते हम आगे थे या पीछे थे। और आज की दुनिया में ऐसी हालत है हमारी कि हम समुद्रगुप्त को कहते हैं कि उसे बोला जाता है नेपोलियन। क्या बोला जाता है? नेपोलियन। अरे नेपोलियन तो साला समुद्रगुप्त के 200 साल बाद आया था, समुद्रगुप्त उससे पहले था। पर क्या विडंबना है इतिहासकारों की और मूर्खों की कि समुद्रगुप्त की कोई इज्जत नहीं है, और इज्जत किसकी है? नेपोलियन की। क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री के हैं, तो यूरोपियन कंट्री की ये वैल्यू है और हमारी वैल्यू ये है। देखो क्या कंपैरिजन है। ये हालत कर दी है। किसने कर दी? हम लोगों ने की है, दूसरे किसी ने नहीं की है। ठीक है, सबसे पहले एटम किसने डिस्कवर किया था? डाल्टन ने। नहीं भाई, महर्षि कणाद ने किया था डिस्कवर। कब किया था? जब पैदा भी नहीं हुए थे ये लोग, तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी दूर दूर तक, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? हमारी बुक्स क्या पढ़ाती? ये पढ़ाती है ना। खैर जो भी है, अपने क्या आई और यहाँ आर, तो एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आर। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1। यथार्थ समझ में आ रहा है? आई क्या है? आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, कोई पूछे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच में बनता था, आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनता है? यस और नो? पहला लॉ क्लियर हो गया। इसी का दूसरा लॉ क्या है? देखो डेफिनेशन कैसे बनाते बिना रटे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल प्लेन ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन।
क्या बोला मैंने? ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन कौन सा? ये रहा, पॉइंट कॉमन सबका, जहां पे ये मिल रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया? ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? पहला क्या बोला हमने? इंसिडेंट रे। दूसरा क्या बोला हमने? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा क्या बोला? नॉर्मल प्लेन, ठीक है, सॉरी नॉर्मल रे। नॉर्मल रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ क्या है? आई किसके बराबर है? आर के बराबर। कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गया? पॉलिश किसकी होती है? सिलिका और क्ले। इसी को क्या बोलते हैं हम? सिल्वर पॉलिश। कोई समस्या यहाँ पे? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? पक्का आ गया? खाली लॉलीपॉप दे रहे? सबको आ गया? इधर देवों के देव रुद्रदेव। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ क्या है? मिरर है। ये क्या है डियर स्टूडेंट? मिरर। और ये कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट दिख रही है डियर स्टूडेंट? इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोल दिया? इन दोनों का क्या बोला? ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? और मिरर के साथ एंगल जो बना रहा है वो कौन है? इंसिडेंट रे। और मिरर के साथ कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? मेरे क्वेश्चन उसके आंसर देना फटाफट। हिताब सबसे पहले, यहां एक 60 डिग्री एंगल है, तो आर कितना होगा? 60, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर होगा? आर। यस और नो? आप आंसर देना मिस्टर फ्रॉड। इधर बताना, अगर मैं यहां बोलूं 50 डिग्री तो आई और आर की वैल्यू क्या होगी? ये 50 डिग्री है तो आई और आर दोनों की वैल्यू निकालनी है। फोर्टी डिग्री। बेटा मत बनो फ्रॉड और पढ़ो जोश में। ये 40 डिग्री कैसे आया आप बताओ बेटा? ये टोटल कितना होगा? 90। बता था ना नॉर्मल रे। अरे नॉर्मल रे कितना एंगल बनाती है? ये वाली 90। 90 में से 50 के बाद कितना बचा? तो ये भी कितना बचेगा? 40 के 40। हाँ ध्यान रखना, नहीं तो बोलने में भी खतरनाक लोग हैं यहाँ। आ गया समझ में फ्रॉड साहब? इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एक वीक का पनिशमेंट है ये आपका नाम, ठीक है। हमारे दोनों की वाइफ के बीच में जब भी होता है ऐसे कॉन्ट्रावर्सी की, ये प्रिंटर मैं ठीक कर दूंगी, मैंने कहा तू ठीक करके बता देंगे, और नहीं ठीक किया तो मेरा नाम क्या आयु? मैंने कहा GU, ठीक है, तेरा नाम ही। तो वो कहती क्या क्या नाम लेती हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है, शर्म आती है। मैंने कहा तूने तो चैलेंज दिया कि मेरा नाम बदल देना ही अगर ये प्रिंटर ठीक नहीं हो। वास्तव में ठीक नहीं हुआ, 1500 रुपया देके इसको ठीक करवाया। तो कभी कभी क्या ओपन चैलेंज नहीं देनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दीज आर द टेक्निकलिटीज, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है कि ओदा कर दिया इंडियन जैसे, ऐसे करके इंक आ गई है, पार्ट्स खराब हो गया, उसमें क्या कर सकते बताओ। मैं कभी नहीं देता हूँ ऐसा चैलेंज। मुझे कोई चैलेंज करता है कि अभी जोधपुर में ऐसा हुआ, ये खुल गया है, तुझे पता है? चल चैलेंज, ओपन चैलेंज है, खुल गया है। मैंने ना जोधपुर में गया हूँ ना मैंने देखा है, एक बार मैं गूगल पे सर्च कर लूँ फिर अपन चैलेंज लगाते हैं। फालतू का चैलेंज क्यों लगाना? कई बार कोई मेरे को बोलता है चल तू एक बाप का है, यहाँ से कूद के बता दे। मैंने कहा कोई, हम तो एक ही बाप के, तू कूद जा, ठीक है, तू कूद जा, तेरी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, उसके बाद देख लेंगे, है ना, कि तू एक बाप का दो बाप का है। मैं क्यों कूदूँ भाई? मेरे को नहीं बनना है, हम तो एक बाप के ही है भाई, कोई मेडिकल प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये है रियलिटी भाई। ऐसे तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है। कई शादियों में गए, मेरे को आदत है कि मैं शादी में ज़्यादा खाना कम खाता हूँ और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरे साथ आएंगे और कोई तीखा ही का होगा भयंकर, मेरे को पता पहले से इन्फॉर्मेशन मेरी बुआ की लड़की ने दी थी, भाई ये मत खाना है। साले साहब की शादी थी हमारे, और दबा के खा गया भाई, धुआंने निकल गए कानों में ऐसे, जो बंदा लेके गया मेरे को, ठीक है, उसकी हालत खराब हो गई थी। तो मेरे को बोले ये खा के बता तू, ये पूरी 3 प्लेट खा जाएगा, चैलेंज अपनाएंगे, कितनी के लगाता है? मैंने कहा पता चल गया मेरे को, लगा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट है भाई। बोल रहा 2000 तेरे को दूंगा। मैंने कहा ना तो मुझे 2000 चाहिए, ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, तूने खा लिया ना, बस मैं नहीं खाऊंगा। फिर हो गया, मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा बाप रे, कान में निकल गया धुआं, साला क्या बनाया इसने। फिर मैंने कहा ये दवा तब खा गया होगा, अब आवाज आ रही होगी पेट में, तो बदला मेरे पे ले रहा है साला, एक्सपेरिमेंट मेरे पे क्यों कर रहा है, तेरे पे हो गया बहुत है भाई। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहना। कोई बोले मेरे पास, कोई बोले आपके पास क्या कि मेरे तो हमारे सर ने तो एक बार रिवीजन करवा दिया है कोचिंग में, तो आपको धीरे से बोलना, हमारा 9 बार हो गया। कितना हो गया? 9 टाइम। वो डिप्रेशन में आ जाएगा, घर पे जाकर और पढ़ेगा, वो जो चीज़ें याद थी वो भूल जाएगा डिप्रेशन में। ऐसे लोगों को मैं गट्टे भयंकर देता हूँ। तो मेरे को आके पूछता है तुम्हारी तैयारी कैसी होगी, मेरे 100 टाइम रिवीजन हो गया है। 100 टाइम कहते उसके हो जाता है, अरे भाई याद कैसे रहेगा? फिर एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो हुआ ऐसा ही,
हमारे सर बैठे थे स्कूल में, तो उन्होंने वो नहीं अपने आते हैं फेसबुक पे सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये दिया था तो वो खतरनाक वाला मुझे दिया। अब मेरे को रिमाइंडर थी और बहुत अच्छे से आती है, तो 7 की पावर 29, 1 की पावर 149 की पावर ऐसे करके दी उन्होंने। तो मुझे पता है इसको डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल वाला है, तो मैंने आंसर निकाल दिया, रिमाइंडर इज 1 यू। तो उसने देखा आंसर सही है और क्या तैयारी है फिर हिंदी के 2-4 क्वेश्चन उसने दाग दिए और 2-4 में से 3 सही पड़ गए अपने। फिर बोले तैयारी यार तैयारी है आपकी, तो मैंने कहा देखो इसको, और वो अपनी मार्केटिंग करता है, बोलना कुछ नहीं है संसार में। फिर हमारे प्रिंसिपल मैम आए, पेपर हुआ वो इंग्लिश का, हमारे वो सर गवर्नमेंट वाला कैसा पेपर होता है लप्पू झन्ना, मैं बोला इधर आओ सर आपकी तैयारी कैसी वो चेक कर देंगे, 5 राइट, उनका यही इसका आंसर है। फिर देखे वापस चेक करे वह, फिर उसने बोला क्या पता इसने अंदर जाके पहले देख लिया बच्चों के आंसर, फिर संजीव पासबुक निकाली, उनमें से क्वेश्चन पूछे, फिर सारे राइट वो। फिर बोले सर ये भी रट ली क्या सारी, फिर देखिए आज है संजीव पासबुक तो मैं देखता भी नहीं, नफरत करता हूँ, नाम से नफरत है मुझे, पासबुक तो दूर की बात है। तो फिर मैडम बोले सर सिलेक्शन होगा ही। मैंने कहा सिलेक्शन होना नहीं होना वो यहाँ पे डिपेंड करता है, तुम खाली मेहनत कर सकते हो। अगर उसने डिसाइड किया ना कि तुम नहीं जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती नहीं, और उसने डिसाइड किया है कम मेहनत में भी वहाँ जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। तो रीज़न क्या है, बस मेहनत करते रहो, सो कम क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। ठीक, नेक्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो, स्मूथ सरफेस पे हो, कैसी सरफेस पे हो, स्मूथ या प्लेन सरफेस पे हो, ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, रेगुलर। कहने का मतलब ये है यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 30, और यहाँ पे भी 30 तो यहाँ पे भी क्या होगा 30, मतलब सारे के सारे इंसिडेंस एंगल और कौन से एंगल डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे, सेम, सारे सेम। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब I1 I2 I3 I4 सब सेम, R1 R2 R3 R4 भी सेम। I1 किसके बराबर है, R1 के बराबर, I2 किसके बराबर है, R2 के बराबर। आ गया समझ में। नेक्स्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अ रिफ्लेक्शन दैट अकर ऑन रफ सरफेस, कैसी सरफेस, रफ, उसे क्या कहते हैं, आया समझ में। कहने का मतलब ये हुआ अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ कितना 30, और यहाँ 30 ना होगी कितना होगा 45, और यहाँ होगा कितना 60 और 60, कहीं पर भी सेम है क्या, लेकिन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, यस, आई किसके बराबर, आर के बराबर, आई किसके बराबर, आर के बराबर। लेकिन क्या सारे एंगल सेम है, नहीं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। कोई समस्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म, 2016 के अंदर सीबीएसई में क्वेश्चन आया, ठीक है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रे एंड, याद तो रहेगा सभी। और ये क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द रे विच इज 90 डिग्री टू द मिरर, the ray which is 90 degree to the mirror, that is called plane of incidence। गलत है, ध्यान रखना, plane of incidence लग गया है तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, दोनों के बीच में जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वापस कह रहा हूं समझना ध्यान से, एक तो नॉर्मल रे हमारी, यस और नो, और एक कौन आता है, इंसिडेंट रे। इनके बीच में जो ये प्लेन बन रहा है, एंगल नहीं, प्लेन, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेट पाथ, इन दोनों को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। याद रहेगा, तो कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, किससे पैदा हुआ, इंसिडेंट रे से, और एंड कहां पे होगा, नॉर्मल रे, कहां पे, नॉर्मल रे। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको दोनों बताने, एंगल आई इज इक्वल टू, और दूसरा कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, ऑल नहीं, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। बदबू आ रही है यार, मुझे अकेले को आती क्या पता, कल से आ रही है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या डिफरेंशिएट भाई, यहां पे क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, और यहां मीडियम क्या हो जाता है, चेंज, ये सेम मीडियम में होता है, यस और नो डियर स्टूडेंट। अरे याद तो रहेगा, एक ही लाइन में आगे मैंने समझाया भी हुआ है, ठीक है, ये समझाया उसी के ऊपर क्वेश्चन है।
कोई समस्या किसी को? अरे आया कि गया? और क्या बता सकते हैं? ये एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। ये एंगल आई इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। यस और नो? कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज, फटाफट बताओ क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, उससे पहले बेस बनेंगे आप। प्लेन मिरर हमने 8th क्लास में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। कैसी रहेगी डियर स्टूडेंट? वर्चुअल एंड अपराइट। हमेशा यहाँ प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड अपराइट। आप वो नहीं है, वो रियल नहीं है, ध्यान रखना। आप तो इधर है, बन रहा है वो उधर है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखना। कैसी बनेगी? वर्चुअल और अपराइट। हमेशा हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल और अपराइट। किस में बनेगी? मैंने कहीं दूसरा कोई मिरर बोला? ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ रफ सरफेस कॉजिंग स्कैटर रिफ्लेक्शन इन वेरियस डायरेक्शन? कौन सा रहेगा? कैसा रहेगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अरे भाई रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में कैसा रहेगा? डिफ्यूज ही रहेगा। अरे आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? सभी को आ गया कि अभी पढ़ाया हुआ है? ये कोई कल का पढ़ाया हुआ नहीं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, when light reflect off a smooth surface the angle of incidence is equals to angle of reflection के refraction। ठीक है, बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट कि सारे के सारे इंसिडेंट एंगल और सारे के सारे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे? सेम। किस में सेम होंगे? स्मूथ सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। द टर्म लेटरल इन्वर्जन इन कॉन्टेक्स्ट, आप अपने आप की शक्ल देखते होंगे मिरर में, तो आपका लेफ्ट हैंड क्या हो जाता है? राइट, और राइट हैंड क्या हो जाता है? लेफ्ट। उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? तो क्या है ये? तो रिवर्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन रिफ्लेक्टेड इमेज। ऑप्शन बी। यस और नो? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? कोई समस्या किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द टर्म स्पैक्यूलर रिफ्लेक्शन इज, तो स्पैक्यूलर का मतलब क्या है? स्मूथ सरफेस पे मिलने वाला रिफ्लेक्शन। कौन सी सरफेस पे? स्मूथ सरफेस से। और गलती से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछती है, आप बाहर आके बोलेंगे तल आपने पढ़ाई नहीं था। यस और, क्योंकि वर्डिंग बदल गई, जज्बात बदल गए, और आपकी आदत है कि मास्टर का नाम लेना ही है पहले, है कि नहीं? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं जब रिजल्ट नहीं आता? मम्मा सर पढ़ाता था पर हमस भी नहीं आता। अबे घोड़े, साले पूरे साल नहीं आया क्या इसको? है सबसे बड़ा घोड़ा तो पेरेंट्स है, जो ये बात एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो? 2-4 लाफा मारो उसको, ठोको उसको। है जितना महीना वो पढ़ा उतना महीना ठोको उसको। झूठ कैसे बोल रहा है? मेहनत नहीं की उसने। और ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मास्टर का नाम ले रहा है। मतलब माला किसको पहना दी? मास्टर को साले। हैं और 98 आती, मैं IAS बनना चाहता हूँ। मास्टर का नाम ही नहीं है कहीं पर, तब तो मास्टर का नाम याद नहीं आ रहा है आपको। हैं यही तो दुनिया है भाई, और सब भूल जाते हैं। खैर जो भी है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? तो ये 8th क्लास के क्वेश्चन है, आप गलती से मत समझिएगा 10th का है। जो आपकी गलत फहमी वो दूर कर लेते हैं, है ना। NCERT में बेसिक में दिया हुआ है। याद रखना कौन सा मिरर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। मतलब शॉर्ट में बोलूं, कॉन्वर्जिंग तो क्या होगा? मिरर होगा, और लेंस भी क्या होगा? कॉन्वर्जिंग। क्या होगा? कॉन्वर्जिंग। क्या बोला क्वेश्चन है वो देखिए, ध्यान से देखिए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट। अब पॉइंट सोर्स किसका आएगा? जहां लाइट मिलेगी, और मिलती किसकी है? कॉन्वर्जिंग की। और कॉन्वर्जिंग किसका होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। नहीं याद रहे तो याद रख लेना, क्योंकि आगे डीप में टॉपिक आएंगे। ये बेस है कि ये टॉपिक में शुरू करने वाला हूं आगे, क्योंकि कल का टॉपिक क्या होगा? प्लेन मिरर। ठीक है, पूरा डिटेल में जाएगा कल। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड्स फॉर ऑल मिरर्स रिस्पेक्टिव टू देयर शेप। ठीक है, ये आंसर इज डी, सबके लिए होल्ड करता होगा। ये आपका प्लेन मिरर जो हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक जो पढ़ा वो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने SK सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।